आज हुई है, नवाज शरीफ साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया। कुछ दिन पहले तक तो असूल ये था कि तीनों ज़रूर अदालत में हाजिर हों, और आज असूल ये है कि नवाज शरीफ को, मरियम को, सफदर को अदालत में नहीं लाना। एक दिन पहले वो असूल क्यों था और आज ये दूसरा असूल क्यों है? हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, इस पे हमारे सवाल हैं, और हमारे सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलने चाहिए। डॉन की खुसूसी इलेक्शन नशियात के दूसरे रोज़ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने कल हमारी ट्रांसमिशन नहीं देखी तो कल मंडे से लेकर अगले मंडे तक हमने अपने 7 और 8 o'clock के जो 2 प्रोग्राम्स हैं उनको मर्ज कर दिया है और एक सुपर पैनल बनाया है जो आज मेरे साथ है। सबसे पहले वी हैव इफ्तिखार शिराजी साहब विद अस। वो यहाँ इस्लामाबाद के डॉन ऑफिस के ब्यूरो चीफ हैं और न्यूज़ वाइज के होस्ट। थैंक यू सो मच शिराजी साहब। उनके साथ हैं जाहिद हुसैन साहब, वो भी न्यूज़ वाइज के एक पैनलिस्ट हैं और डॉन अखबार में भी लिखते हैं। उनके साथ नुसरत जावेद साहब हैं, उनको तारुफ कराने की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो बोल बोल पाकिस्तान में भी मेरे साथ होते हैं, और आरफा नूर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, क्या है आज के एजेंडा पे? जी, आज की जो टॉप स्टोरी जो हमारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनफैक्ट आज गए हैं मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज जो एक दरख्वास्त वहाँ पे गई है उसके नतीजे में रिलीफ मिलेगा, और जो वहाँ पे एक तरह से दरख्वास्त की गई है, एक तो ये कि सज़ाएँ सस्पेंड की जाएँ और ज़मानत पे रिहा किया जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। लंबी तारीख के लिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जुलाई का मिड है और जुलाई के आखिरी हफ्ते में नैब को और बाकी लोगों को नोटिस हुए हैं। अब देखना ये है कि 25 जुलाई को नुसरत साहब इलेक्शन है, उसके बाद ही कहीं जाके लगता है कि कोई रिलीफ मिलता भी है कि नहीं मिलता। उसके बाद हम बात करेंगे आज इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट भी अखबारात में शाये हुई, जिसमें कहा गया है कि जो 2018 का इलेक्शन है इसको बड़ा माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। कुछ रहनुमाओं को सज़ाएँ हो चुकी हैं, कुछ के ऊपर दबाव है, जो कैंडिडेट्स की बात की है कि इंतखाबी निशानात वापस किए जाएँ और किए भी गए हैं। तो उस हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार के इंसानी कमीशन ने, और इसको लेकर पीपल्स पार्टी ने ख़त भी लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और कहा जा रहा है कि आज मुलाकात भी हुई है आई रहमान साहब के जिस कमीशन के सरबराह हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको यकीन बयानी कराई है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाया बिलखुसूस ये कि पोलिंग बूथ के अंदर भी आप फ़ौज को तैनात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और डेफिनेटली अब कह सकते हैं कि उनके हिसाब से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो उनको कहा गया कि बूथ के अंदर नहीं होगी, जहाँ पे मोहरें लगाई जाएंगी कम अज़ कम वहाँ पे फ़ौज के लोग नहीं होंगे। फिर इस्लामाबाद एक हल्का है जी NA 54, जहाँ से पीपल्स अपना तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे कलदन तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के जो फजल रहमान खलील साहब ने किस ज़माने में उनके सरबराह रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनकी हिमायत का ऐलान किया। तो हम पहले भी मुझसे सब बातें करते रहे हैं कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर पाबंदी है, बट उनके लोग किसी और नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक और भी आया कि कुछ लोग अब जो अदरवाइज़ पार्टीज़ हैं उनकी हिमायत का ऐलान भी कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हो रहे हैं। कितना अहम है ये? तो आज की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो ज़ाहिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे पूछूंगा जो आज के दिन हुआ है हाई कोर्ट में, आपको भी लगता था कि यही उम्मीद की जा रही थी, और वो जो वकला आए थे कि शायद उनको रिलीफ मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, और फिर एक लंबी तारीख? देखिए, मेरे ख्याल तो ये नहीं था कि जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद ही जो है आपकी जो भी आपकी जो है आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वो फौरी तौर पर हो जाती है। ऐसा होता नहीं है आम तौर पे, ना ही उम्मीद की जा रही थी कि ये फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिल जाएगा। असल बात ये थी कि जो है ये सस्पेंशन की या उसको चैलेंज जो किया इन्होंने अपनी जो नैब कोर्ट के जो जजमेंट को, तो मेरे ख्याल ये कि उसमें वक्त लगता है, और वक्त लगने के साथ साथ जो है मेरे ख्याल जो डेट दी गई है वो इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल इसी चीज़ को सामने रख के दी गई है कि जो है जब तक इलेक्शन हो रहे हैं तो बाकी चीज़ों से हट के उस पर किया जाए। मेरे ख्याल ये कि उनको भी शायद कोई एतराज़ नहीं होगा जो डिफेंस है, क्योंकि आज मैं परवेज़ रशीद साहब का बयान देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का केस जो है वो मुलतवी किया गया है इलेक्शन के बाद के लिए, और उनके तो उसकी तहकीकात भी मुलतवी की गई, तो वो भी नवाज शरीफ के साथ भी वही किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये है कि 10 दिन तक और भी फिर वक्त लगेगा। लेकिन नुसरत साहब एक जो बात वो कह रहे थे कि दरख्वास्त गुजार तो आज के दिन होना चाहिए था ना। आज अगर उनको ले आते नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर, तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? नहीं, मेरा अपना ख्याल है नहीं। ये देखिए, एक चीज़ है कि परवेज़ रशीद खुद भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे। ज़मानतों की जो दरख्वास्तें होती हैं और ये जो केस होता है उसमें मुलज़िमान का लाना हर किस ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही होता है कि क्योंकि देखिए
वो सियासी हवाले से जो अपना केस बना रहे हैं वो परवेज़ रशीद साहब को पूरा हक़ है, लेकिन एक गैर जानिबदाराना तौर पर हमें लोगों को एजुकेट करने के लिए ये बात 2-3 बातें जो हैं वो वाज़ेह कर देना बहुत ज़रूरी है। सही। नंबर 1 बात यह है कि ये दरख्वास्त जब जाती है तो ये दरख्वास्त आपके वकला पेश करते हैं। दुरुस्त। उस वक्त मुजरिम का मुलजिम का होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उससे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग तो नहीं होनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी, एक प्रोसेस गुजर गया है ट्रायल कोर्ट पर, नंबर 1। नंबर 2, आपके वकील की पहली तरजीह ये होती है कि वो आपको आर्ग्यू करे कि इनको ज़मानत पे क्यों रहा कर दिया जाए। वो तकरीबन 1-2 आर्ग्यूमेंट्स इनके वकीलों ने कर लिए हैं। सही। तीसरी बात जो हमें जहन में रखनी होगी वो ये होगी कि इस वक्त उसूली तौर पर अदालत जो है वो छुट्टियों पर है, गर्मियों का सीज़न है, और इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो इमरजेंसी केसेस के लिए कि भाई ठीक है जो आपने डे टू डे करना है, रूटीन कार्रवाई फिर उस तरह जी। से चीफ जस्टिस साहब जैसे खुद कोयटा में हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी गिलगित बल्तिस्तान गए हुए, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे के लिए वहाँ पर। नहीं चले, वी कैन कमेंट ऑन वेकेशन। नुसरत साहब आपके ख्याल सुना इसमें बेंच पे दोबारा बनेगा शायद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जाहिर है भैया फिर अब चूंकि रोटेट हो रहा होता है ना कि देखिए जब छुट्टियां जो हैं तो आपने कहा कि अच्छा जी आप 10 दिन तक आप संभाल लें जो भी डे टू डे केसेस आए, उस दौरान मैं छुट्टी पे हूँ, मैं जब आऊँगा वापस तो फिर आपने को प्लान बना रखा है। तो ऐसे मेरा अपना ये ख्याल है कि हत्ता के जैसे जाहिद बता रहे थे कि परवेज़ रशीद साहब को भी पूरा इल्म है कि इस पे वक्त लगेगा, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही हैज एवरी राइट टू बिल्ड हिज नैरेटिव। सही, ठीक कह रहे हैं। मैं ख्याल अगली तवील तारीख दी भी इसलिए गई कि मोहसिन कियानी साहब से छुट्टियों पे जा रहे हैं, इसलिए मैं ख्याल बेंच पूरा नहीं होगा तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में भैया इस मामले में वही बात है, बिल्कुल ऐसे इतलात है, रूटीन में भी इतलात भी है कि वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो इसलिए बेंच वही ना जो एक्स आए जब दी जाए जो भी दोनों में से जाएगा उनकी जगह कोई और आ जाएगा, फिर डीबी बन जाएगा। वैसे पॉलिटिकली भी उनको इलेक्शन से पहले कहाँ रिलीफ मिलना था? यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके भी आ रहा था कि अगर मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो, बट मुझे आपकी तरह लीगल इश्यूज की तो इतनी तफसील नहीं मालूम। अगर वो रिलीफ मिल जाता और वो जेल से बाहर आ जाते तो कितना ये आप समझती हैं कि नून लीग के लिए हेल्पफुल होता कि 25 जुलाई को जब वोट लोग डालने जाते थे, या आपको लगता है कि उनका जेल में होना सिंपैथी वोट वहाँ से भी मिल पाएगा? आई डोंट थिंक इट वाज एवर अ पॉसिबिलिटी दैट एनीबडी कंसिडर्ड कि वो इलेक्शन से पहले जेल से निकलेंगे। सो आई मीन मुझे सीरियसली ये आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीवन जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको इतनी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा कि वो इलेक्शन से पहले जेल से निकल आते या वो कैंपेनिंग में हिस्सा ले सकते। साहब को बड़ा जल्दी रिलीफ नहीं मिला। नहीं वो ज़रदारी साहब का केस जरा फर्क है, वो फर्क है। हाँ आपसे यार देखो हम लोगों का मतलब कि मैं वही फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर कोई बात की जाए ना, वो बदकिस्मती से हमारा मुआशरा इतना डिवाइड हो गया हुआ है कि वो बन जाता है पार्टिजन हो जाता है। देखिए जरदारी साहब को क्या रिलीफ मिला? रिलीफ ये मिला है कि उनको FIA उनको बुलाकर कुछ सवालात करना चाह रही है। बिल्कुल ऐसे ही जो शुरू था कि जी 70 अरब की कहानी शुरू हुई और पता ये चला कि आसिफ अली जरदारी और वो जो है इन्वेस्टिगेशन जो है 2014 से है और वो 2014 से ऑलरेडी FIA के पास है। अब उनके वकला जो हैं वो इस मुल्क की आला तरीन अदालत के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं जनाब ये 2014 से नहीं इनको संबंध याद आ रहे थे और हमें पूरा बदनाम भी कर दिया इलेक्शन के करीब। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम इनके सवालात के जवाब देने को हाजिर हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन हमें इलेक्शन तो इस सूरत में भैया कन्विक्शन हो चुकी है, सजा हो चुकी है, गलत होगी। मैं बिल्कुल हाँ चले जी मैं ये बहस में नहीं कर रहा कि सजा दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अदालती अगर आप उसको देखें तो उनको सजा दे दी गई है। एहतसाब अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दे दिया हुआ है। अब वो मुजरिम के खिलाफ जो सजा है नंबर 1 उसको मुअत्तल करवाना है, मुअत्तल करवा के जमानत देनी है और फिर ये कंटेस्ट करना है कि ये सजा ही सिरे से गलत है। इसमें एक और बात भी है इसी चीज को ऐड करें। देखिए इसका एक लीगल पहलू भी है
اور ایک سیاسی پہلو بھی ہے. لیکن لیگل پہلو میں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے درخواست دی اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے عام طور پہ کوئی بھی کیس ہو. لیکن دوسرا ایک اور بھی آتا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہے اور اس میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو اور 7 سال جو ہے مریم کو سزا ہوئی ہے. عام طور پہ خاص طور پہ نیب کے کیس میں بیل یا سسپینشن جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے اور اس کے بعد پھر اگر سسپینشن کی بات بھی آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب کہ عدالت اس بات پہ کنونس ہو کہ جو ہے اس پہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کو چیلنج جو کیا ہے اس کی کوئی بیسس ساؤنڈ بیسس بنتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ وہی بات آ رہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کا تو وہ تو انویسٹیگیشن ملتوی کی گئی. ان کو کسی اس حساب سے کمپیریزن بنتا نہیں بنتا کمپیریزن. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ارے آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ حامد سعید کاظمی کو انہوں نے جیل میں رکھا ایونچولی کتنے سال اور ایونچولی وہ ایکوٹ ہو گئے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 11 سال رہے جیل میں. بہت ہی زیادہ آپ چکے ماشاءاللہ بنیادی طور پر ایڈیٹر ہیں, آپ کو بات کہنا آتی ہے. ہم چماٹ قسم کے آدمی جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں. اچھا شاہ جی بےزتی کرن دی تو کوئی لوڑ نہیں ہے نا, ٹی وی دیتے ہو بھی. اتنی خوبصورتی سے بہت پیار سے لا رہی ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح یعنی پولیٹیکل بات کر کے پھنس جائیں. کیونکہ مجھے لیگل ایشوز نہیں معلوم نا اتنی اچھی طرح. میں کیڑا یعنی کہ لنگر ان تو بڑھ گئے ہیں. مقصد یہ کہ آپ کو تجربے سے رپورٹنگ سے بتا رہے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے بھیا یہ ایز رپورٹر آپ کو جی وہ تو آپ دونوں نے آپ دونوں نے رپورٹ کر دیا نا, میں اس پہ ایڈیٹوریل کامنٹ دے رہے ہیں. حامد کاظمی کو 4 سال لگے. وہی تو کہہ رہی ہوں, 4 سال وہ جیل میں, وہی تو میں آپ دونوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مت بھولیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جیل میں بیٹھے رہے اور ایونچولی ایکوٹ ہو گئے. ایڈیٹوریل کامنٹ کیوں نہیں ہو سکتا یہ آپ نے جو دونوں نے دی. دیکھیں آپ پھر کہہ رہے ہو نا کہ وہ کنوکٹ ہوئے لیکن ضمانت نہیں ملی انہیں. جی بالکل. اچھا 4 سال بعد بری ہو کے یوسف رضا گیلانی صاحب آپ ریکال کریں وہ بھی کنوکٹ ہو گئے تھے 5 سال سزا. تو نہیں وہ تو اس کے علاوہ ان کو پھر اس پہ ضمانت لیتے ہوئے بھی 3-4 مہینے گزر گئے تھے. ان کو سزا جب ہوئی تھی میں اس وقت یعنی آصف صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان سے ملنے گیا ہوا تھا وہاں. تو بلکہ آصف زرداری صاحب نے انہیں اطلاع دی کہ بھائی سامان وغیرہ لے کر آئے ہو کیونکہ تمہیں سزا سنائی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح. انہوں نے ان کو سرائکی میں بتایا کہ جی میں ہاں تیار ہوں. ان کو بھی وہ جو کنوکشن ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ 3 سے 4 مہینے لگے تھے اس کی ضمانت بیل لینے میں. اور آپ کے خیال میں کیونکہ ان کے پاس ویسے 10 دن کا وقت 5 سال وہ مجرمان کے پاس 10 دن کا وقت تھا اور اس کے اندر اپیل دائر کرنی تھی, تو ایک جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ میاں صاحب نے اور ان کی جو دیگر لوگ ان کے ساتھ انہوں نے پوری کی ہے کیونکہ 10 دن کا وقت ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اپیل میں جانا تھا آپ چلے گئے بٹ انہیں بھی امید تھی کہ ریلیف کوئی نہیں ملنے والا. میرا یہ خیال ہے شیرازی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ دونوں کو میاں صاحب کو بھی اور مریم بی بی کو بھی میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی بھی طرح فارٹس میں ان کے مائنڈ میں تھا کہ آج وہ جائیں گے اور ریلیف ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بھی پرویز رشید ہوتا تو میں وہی بات کرتا جو وہ کر رہے تھے. صحیح بالکل بالکل. انہوں نے اب یہ لیکن نصرت صاحب کال بھی آپ سے پوچھتے رہے انفیکٹ ان کا جیل میں ہونا کتنا یوزفل یا نقصان دہ اس پہ تو ایک انالیسس دے سکتے نا. نون لیگ کے لیے سر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں 25 کو ووٹ پڑیں گے سر. نواز شریف جیل میں چلے گئے, بیانیہ ختم ہو گیا سر, وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہا. آپ میری بات سنیں کچھ دنوں تک اب آہستہ آہستہ کل یا پرسوں تک نواز شریف صاحب کی سٹوری ریسیڈ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بیک سٹوری آلریڈی ہو گئی ہے آلریڈی. مطلب آج بھی اسی وجہ سے آج اس کردو کی خبر جو ہے وہ آج اسی وجہ سے ٹی وی پہ کوئی خبر ہی نہیں تھی. سو اسٹرینج اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے آج عدالت کی کارروائی تھی پیش ہوئی ہے تو ذکر ہو رہا ہے کل پرسوں ترسوں یہ کم ہو جائے گی. اب میرا اپنا یہ خیال ہے نہیں بٹ وہ irrelevant تو نہیں ہوگا نصرت صاحب ٹو دی الیکشن کیمپین, یا وہ کتنی ریلیونس رہے گی نا یہ سوال ہے. سیاست جو ہوتی ہے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, T20 نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سٹوری دوبارہ باؤنس بیک کرے گی میری دانست میں جب الیکشنز ہو جائیں گے. ٹھیک. نئے وزیر اعظم صاحب ممکنہ
मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ही होंगे, वो हल्फ उठा चुके होंगे। शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल, यानी कि मुझे उनके सितारे नहीं, मैंने भी आजकल दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। नहीं, शहबाज भाई जो है, अब मैं आपको बात बताऊं, खुद उन्होंने अपने करीब तरीन लोगों को कहा है कि मैं नहीं बन रहा, कि मुझे लग रहा है कि हमें 45 सीटों तक महदूद कर रहे हैं, कोट अनकोट। शहबाज साहब ये बात मैंने अपने तौर पर तो है, आज आप जंग अखबार उठाएं, तारिक चौधरी साहब का कॉलम पढ़ लें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अंदरूनी हलकों में, उससे मेरा माथा ठिनका, तो मैंने एक दो लोगों से पता किया, उन्होंने कहा हाँ शहबाज साहब ने कुछ लोगों को ये कहा है कि मुझे खौफ है, मुझे लग रहा है, खदशा है कि ये तो हमें 45 से आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब ये पता नहीं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि अगर वो 45 सीट्स आई तो फिर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर बनेंगे या वो भी नहीं बनेंगे? मेरा ख्याल है कि उनको अभी भी शायद कहीं उम्मीद है, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ऑपोजिशन लीडर की फिर भी नहीं, पंजाब चीफ इन्होंने जो सवाल किया है, एडिटर को जवाब दे दूं ना, इन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन लीडर कहाँ, वफाक में कौमी असेंबली की बात, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि उन्हें अभी भी ये ख्याल है कि उनके नेक चाल चलन की वजह से बिल आखिर शायद उन्हें पंजाब दे दिया जाए, लेकिन उसमें उनको बहुत ज्यादा उम्मीद हमारे चीन के दोस्तों के भी खामोश उनके हैं, शहबाज स्पीड और सीपैक वगैरह। लेकिन अब लेकिन साहब आपका वैसे क्या, लेकिन मुझे लगता है कि चीन और वगैरह का जो है यहाँ पे कोई इतना असर नफूज नहीं है, इलेक्शन के बाद जो है या डिक्टेट कर सकते हैं। मसला ये आता है कि सिंपल सी बात है कि जो सूरत हाल नज़र आती है, यानी मैं ख्याल कोई तय नहीं कर सकता है कि 45 सीट मिलेगी या 50, वो जो तारिक चौधरी साहब ने लिखा है या ये शहबाज शरीफ साहब, ये तो शहबाज शरीफ साहब का अपैरेंटली, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या मैसेज अपने जो है जो कैंडिडेट्स हैं, आपके अपने वोटर्स हैं, उनको क्या दे रहे हैं। अगर ये बात आती है और आ गई है, जो साहब आपने जैसे बात की आ गई है, तो ये जब पढ़ेंगे जावेद चौधरी को खासे लोग इनके खासतौर पे पीएमएलएन के लोग पढ़ते हैं। नहीं, ये तारिक चौधरी साहब है जो सेनेटर हुआ करते थे। पीएमएलएन के लीडर्स बहुत सारे कह रहे हैं काफी अरसे से, नहीं मेरी पिछले हफ्ते जिनसे बात हुई थी वो कह रहे थे 50-60 सीट्स तक हमें महदूद कर दिया जाएगा। आजकल जरा थोड़े से उदास होंगे तो बेचारों नहीं, वो बट वो अरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, तो मे बी आफ्टर द अरेस्ट एंड व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे उनको लग रहा है कि 50-60 भी नहीं आएंगे। नहीं, मेरी तो क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं है, ना ही मुझे कोई तमन्ना है। ये वैसे रुसा साहब कि कौमी असेंबली की सीटें वो हारेंगे और सूबाई की जीतेंगे, होगा क्या, हुकूमत कैसे बनाएंगे? मियां साहब खुद अकेले बनाएंगे या कोई जीप पे बैठ के लोग आएंगे उनके साथ खड़े होंगे? नहीं, देखिए आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें डायनामिक्स को समझना चाहिए। इन लोगों ने जो सूबाई असेंबली के जो कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, सही, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं अच्छा इनकी मुखालिफिन की पार्टी से। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये सेंट्रल पंजाब में ये पुल थ्रू करते हैं, तो इनका फ़र्ज़ करें कि कौमी असेंबली में अगर बंदा हारा भी है तो उसके नीचे जो सूबाई असेंबली के अब कई हलकों में ऐसे हो गया कि ऊपर कौमी असेंबली के नीचे 3 सूबाई असेंबलियाँ हैं, क्योंकि पंजाब की सीटें भी तो कम हुई हैं ना बॉस, तो कौमी असेंबली की सीट हार गए लेकिन सूबाई की 2 जीत गए। सही, इस टाइप के मसले के वाक़यात हो सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू, बट हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉन की खुसूसी इलेक्शन नशियात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे जनरली जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह चल रही है। शाहिद साहब, इससे पहले कि हम दूसरे मौजू पे हमारे एक बड़ा मज़ेदार सवाल पैनल के लिए हमारे एक व्यूअर ने लिख के भेजा। उन्होंने कहा कि आप कैसा सिनेरियो सारे इन्विजन कर रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सीएम पंजाब हों और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हों, तो किस किस्म की फायर वर्क्स फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनी वन ऑफ यू हु वुड लाइक टू बिगिन? मेरा ख्याल तो ये कि ये कबल अस वक्त है ये सिनेरियो। हमने अस्यूम कर लिया है कि एक तो इमरान खान के मुतालिक के वज़ीर आज़म बनेंगे, दूसरी बात ये है कि ये भी हमने तय कर लिया है कि पंजाब में नहीं, वो अभी बात हो रही थी ना इसी पे, इसलिए तो हाँ, मतलब यही कि ये मुमकिन है। पाकिस्तान की तारीख में कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि एक पार्टी फेडरेशन में है तो दूसरी उसके बिल्कुल ही मुखालिफ जो है
وہ پنجاب میں ہیں، لیکن وہ سلسلہ چلتا اچھا نہیں ہے. ایک 1888 کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک 2008 کی بھی صورتحال موجود ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے چلے گی وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. مگر یہ تو شاہ جی نے ہی پیش کی تھی نا، تو انہوں نے تو خود ہی اس وقت کہا تھا کہ نیک چال چلن کی وجہ سے. تو جب اتنی نیک چال چلن ہوگی تو پھر فائر ورکس کہاں سے ہوں گے؟ کمال کر رہے ہیں. اچھا مطلب شہباز شریف صاحب will be نیک چال چلن کسی اور حوالے سے کہہ رہے تھے، عمران خان کے حوالے سے نہیں کہہ رہے تھے. نہیں، آپ دیکھیے گا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جب بھی ڈال دیں گے، ان کو بھی جب وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے ریسیو بھی کریں گے، ان کے ساتھ نیک چال چلن کا حصہ ہے وہ بھی اسی کیسے اس پیکج کیسے ہے؟ میں چال چلن سے مجھے کچھ اور خیالات آ گئے. اچھا آپ نے خود یہ استعمال کیا تھا، کمال کیا. چونکہ آپ نے دونوں کے چال چلن تو مجھے اور خیالات آ گئے. میں اور اندیشہ ہے دراز بھائی، اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں صرف پولیٹیکل میں سیاسی چال چلن کی بات کر رہا ہوں. آپ بہت دور چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ وہ یعنی پریزمپشن ہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے اب اتنی محنت کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے امکانات بڑھ رہے ہیں. اب وہی بات، لیکن زاہد صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اٹس ٹو audacious and too early کہ ہم بیٹھ کے تو اس طرح کریں. مطلب آپ نے یہ ڈیلیشس سینیریو جو ہے نا نصرت صاحب ہمیں پیش کیا، اور اب آپ خود اس کو ڈائیورٹ کریں، اب اسپیکولیٹ کریں. امکانات بڑھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا چیزیں کس طرح سیٹ اپ ہو رہی ہیں. صحیح ایک گیم لگتی ہے نا یوں کر کے، جب یعنی پتے بانٹے جائیں تو ایک جب آپ یوں پتے دیکھیں، آپ دیکھیں تو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے. ان کے پاس اس وقت نظر بظاہر خان صاحب کے پاس اچھے پتے آ گئے، پھر وہ اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور ان کے ہاں وہ کنفیوژن نہیں ہے. نون میں مسئلہ ہے بیانیے کا، بالکل کبھی شہباز صاحب کی لائن ہو، یہ ہو، پلس بہرحال اگر آپ پنجاب کو شامل کر لیں تو 10 سال کی حکومت بھی ہے، تو انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. صحیح. یہ تو اس میں ایک آدمی جو کہ 22 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہوں، تو لوگوں کا آئے گا چلو یار سب کو آزما لیا، انہیں بھی یعنی اس طرح ABCD. لیکن اٹ کین ورک ادروائز ایز ویل. اٹس ٹو ارلی. لیکن نظر بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ شاید کہ عمران خان کا وقت آ گیا ہے، مطلب ہاں یعنی اقتدار میں آنے کا، دوسرے والا نہیں. کیونکہ وقت آنا جو ہے وہ محاورہ پنجاب میں اور ہوتا ہے. نہیں میں بالکل آپ نے صحیح پتہ ہے میرے خیال میں کہہ دوں عمران خان مومنٹ. عمران خان مومنٹ. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو جو شہباز صاحب کی بات کی نا، وہ میں نے خاص وجہ سے. شہباز صاحب بن جائیں گے سی ایم اگر میری بات اگر آپ مجھے مثال کے طور پر مگر سے ہی بات سمجھے، بہت سارے دیکھو نا آپ، یا تو یہ ہونا کہ ہمارے پاس کوئی اچھی پیر نہیں ہو تو ٹک کر کے کرسٹل بال ہم کہیں کہ یہ ہوگا، وہ تو نہیں ہے بھائی. اب حساب کتاب ہی کرنا ہے نا. تو حساب کتاب میں یہ ہے کہ بہت سارے بھیا MPA کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے تحریک لبیک کی فار ایگزامپل ٹکٹ لی ہے، وہ لوگوں کا غلط تاثر ہے، وہ PTI کے ووٹ توڑیں گے. مثال کے طور پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا تعلق یہاں پنڈی گہب سے ہے. یہاں پہ وہ چونکہ وہ یعنی میجر صادق صاحب اٹک اور پنڈی گہب، چونکہ انہوں نے ان کو PTI کی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دلوانا تھا. وہ ملک صاحب کو، ملک اورنگ یا کوئی اس طرح کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اب ملک صاحب جو ہیں وہ ریلیٹیولی پور فیملی سے تھے، ٹھیک، ہی اسٹرگلڈ، اور اب وہ پاکستان کے ٹاپ ٹیکس پیئرز میں ایک ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے ایک بائی الیکشن میں انڈیپینڈنٹلی 31,000 ووٹ بھی لیے تھے. ٹھیک. انہیں جب ڈچ کیا تو وہ لبک کے تحریک لبیک میں چلے گئے. 31,000 اپنے اور پھر تحریک بھائی 31,000 اپنے، پاکستان کے سب سے بڑے ٹاپ لائر، ساتھ میں خادم صاحب کا گاؤں. وہ تو ٹھیک ٹھاک بن تو جائیں گے. اب فرض کرے کہ نیک و نیک مقابلہ ہوا تو اس میں نقصان تو PTI کے ہو رہا ہے. وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا ویسے حلقہ ٹو حلقہ. وہی تو میں ٹھیک ہے بی بی اسی لیے تو میں کیوں حساب کتاب کر رہے ہیں نا. ہم لوگوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم صحافیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا بہت اوپینینیٹ کبادی وی ہیو ٹو بی ویری. تو اس میں زیادہ یہ ہے کہ چلو جی وہ کہیں گے جی ہاں جی ٹھیک ہے. ورنہ بریک میں انہوں نے کہا تھا، وہ کل میں بھی کہہ رہا تھا اشارتاً کہ چودھری نثار کوڈ بی اے ویری کینڈیڈیٹ. اب آپ دیکھیں جب سے میاں صاحب جو ہیں وہ جیل گئے ہیں
تو آپ دیکھو چوئی صاحب کا کیسے یعنی ممتا بھرے یعنی پیغامات، ہائے اللہ نہیں میری بات مانتے تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا. کہہ رہے ہیں شاجی آپ تو ایسے بات کریں جیسے اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرے تھے، بٹ میرا سوال اس میں یہ ہے تو بیچارے شہباز شریف کو آپ نے سینٹر بھی نہیں دینا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب بھی نہیں دیں گے، وہ یوں ہی مطلب کہ خواہش چلے جائیں گے نا، یاد نہیں پہلے کیا مطلب ارے بابا جیل میں کمال کر رہے ہیں. ابھی صاحبہ سیکنڈ گورنمنٹ تھی، آپ میری التجا سن لیں، یہ باقاعدہ ضد کر کے پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے. اس کے تھوڑے دنوں بعد ان کی کمر میں درد شروع ہو گیا اور پھر یہ لندن چلے گئے اور پرویز الہی صاحب نے اپوزیشن کی قیادت سنبھالی. یہ تو بھی کل کا واقعہ ہے. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن کی پالیٹکس نہیں کرتے؟ نہیں وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتے، وہ یا حکومت میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں یا ایگزائل میں ہوتے ہیں. اچھا دیر از نو تھرڈ. اچھا آپ دونوں اگری کر گئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. آپ نے بالکل شہباز شریف کو سین سے نکال دیا، میں نے نوٹ کر لیا آپ دونوں کدھر جا رہے ہیں. ایک سے پہلے تو سین میں تھے وہ، ایک سے پہلے نہیں بالکل میں نے انہیں سین میں رکھنے کی کوشش کی، ان دونوں نے اسے دھکا دے کے بیچارے کو نکالا. میں تو اس سے پنجاب بھی نہیں چھوڑا ان کو، آپ نے صوبائی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں چھوڑا. مطلب کہ ایک بھائی جیل میں ہے، دوسرے کو آپ لندن بھیج دیں گے، پارٹی کون چلائے گا؟ تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. ایک ایسی جماعت پی ایم ایل این ابھی تک ہے اور پی ایم ایل این ہی ہے وہ. زاہد صاحب ایک اور آرگومنٹ لے کے آ رہا ہوں. ایک ایسی جماعت جو 10 سال تک پنجاب میں اقتدار میں رہی اور پچھلے 5 سال سینٹر میں وہ تھی اقتدار میں، آپ اچانک اس جماعت کو آپ دیوار سے جب لگا دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی اگلے 2018 کے الیکشن کے بعد کہ معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، سکون سے لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے اور مان لیں گے؟ نہیں. تو کیا ہوگا سر؟ اگلا سینیرو تو بتانا ذرا کیا ہونے جا رہا ہے. پھر وہی بات ہے، ہم وہی پرابلم ہے. ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ پنڈ پیار نہیں ہو چکے پہلے تیار ہے، کہ گاؤں بسا نہیں ہے تو اسے لوٹ. سر لوگوں کو بتانا تو ہے نا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور 2 گھنٹے بھی تو لگانے نے کیا کر رہے ہو تسی تو گلا ہی نہیں کرن دے رہے. ابھی تو فی الحال ہمیں بھیا ابھی تو ہمیں الیکشن ہونے ہیں، پہلے 25 فروری تک تو پہنچے نا. ہمیں جو وزیر اعظم چوز کرنا ہے. سر یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو سر یہی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں. سادی بات سن لیں میری، سیدھی سی بات ہے. مثلا لاہور میں آپ اگر نون کی سیٹیں صرف 2 ہوں شہر میں، صحیح دنیا نہیں مانے گی. بالکل ٹھیک. صحیح. مثال کے طور پر گجرانوالہ سے خرم دستگیر جنونلی ہار جائے، لوگ نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ پولیٹکس میں ریالٹی سے پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. اس میں اگر بلاول بھٹو بھی یہ محسوس کرے کہ جی ڈی اے کو زیادہ حصہ ملا ہے جو وہ دل میں طے کر کے بیٹھے تھے کہ شاید وہ یہ سیٹیں لے جائیں گے، صحیح، تو ظاہر ہے ان دونوں کو سوٹ یہی کرے گا. لیکن 2013 کے الیکشن کو بھی زرداری صاحب نے آر او کا الیکشن کہا تھا نا، صحیح، لیکن کام کرتے رہے. اب پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری نظر میں اگر انسیکیورٹی ہوگی، صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہمارے ہاں مہنگائی کا جو عذاب آنے والا ہے، صحیح. سوال یہ اٹھے گا کہ ابھی آج ڈالر کی جو قیمت ہے، جس دن مثال کے طور پر عمران خان صاحب حلف لے رہے ہوں گے اس دن ڈالر کی کیا قیمت ہوگی. اس کے بعد کیا خان صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نمل کی طرح یا شوکت خانم کی طرح غیر ملکوں میں اپنے دیوانوں کو بھائیوں کو کہنا کہ ڈالو پیسے اور ڈالر کی قیمت نیچے نکالو. گیٹ دیر تک تو بہت لمبا ٹائم ہے. اصل بات دیکھیں ہم لوگ بہت زیادہ تھوڑا سا میرا بہت زیادہ وہ اس پہ اسپیکولیٹو اس پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ ہوں گی الیکشن میں، یہ نتائج ہم نے طے کر لیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنے بھی فرشتے آ گئے، کتنے بھی جو ہیں وہ محکمہ زراعت کے لوگ آ اس کے جائیں، بعد جو ہے اس کے انتخابات جو ہیں اس کے نتائج بہت زیادہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو کہنا کہ جو ہے وہ آپ جو کہتے ہیں دیوار سے لگانے والی بات، دیکھیں الیکشن سے پہلے آپ کو ہر قسم کی چیزیں سننے کو ملیں گی. یہ الیکشن کا جو ہے کیمپین کا ایک حصہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ اس سے بالکل اتفاق ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اس وقت جو ہے آپ کی معاشی صورتحال جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے. صرف ڈالر کی قیمت کی بات نہیں ہے یہاں پہ، یہی ہے کہ ڈالر کا تو یہ حصہ آتا ہے کہ جو آپ پیٹرولیم پرائز جو جائیں گے
तो यकीन तौर पे बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ आप जो 110 रुपए में खरीद रहे थे पेट्रोल, वो 130 में खरीद रहे हैं, तो आप उसको उससे कम दाम तो नहीं बेच सकते। मसला यही आएगा, चाहे इमरान खान साहब हों या जो है वो फिर से शहबाज शरीफ साहब आ जाए या खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, सूरत हाल का सबको यही सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप इत्तेफाक करती हैं, जैसा साहब कहते हैं कि इतने मैनेज नहीं हो सकते इलेक्शन। 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी को पंजाब से एक सीट भी नहीं मिली थी, तो लोगों ने रिजेक्ट किया था, इलेक्शन मैनेज नहीं हुए थे। तो 2002 में सिर्फ अपनी पार्टी को तो सिंपल मेजॉरिटी दिलवा नहीं सके। नहीं, मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करते हैं कि हाँ, ये पब्लिक ओपिनियन नहीं होती है, पीपीपी लोग पेट्रियट्स इंतखाब करते हैं, ऐसा हर उसके बाद आजम तारिक को जेल से लाए तो प्राइम मिनिस्टर एक वोट से इलेक्ट हुआ था। 85 का इलेक्शन भी याद होगा। 85 आप बहुत छोटी होंगी लेकिन हमें याद है कि जो है आपके तो बचपन की बात है, जेल आप तब थे या बाहर निकल आए थे? ये HRCP क्यों रोना रो रहा है और क्यों फिर सियासतदान कह रहे हैं कि फ्री पोलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग फैसला करते हैं, क्यों रोना रो रहे हैं? दो अलग अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ की बात कर रहे हैं। HRCP ने जो चीज़ों की निशानदेही की है वो हम सब उसके बारे में बात करते रहे हैं कि जो है आप जो है ये ज़रूर होता है कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उसे मैनेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या वो मैनेज कर पाते हैं, वो एक दूसरी बात आती है। ये देखिए यकीनी तौर पे जो लोगों के एतराज़ात हैं या PMLN के एतराज़ात हैं या बाज़ दफ़ा पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हो सकता है सही हो, लेकिन मैं ये थोड़ा सा कह रहा हूँ कि ये फिर भी चाहे वो हम तो उसकी बात करें 2002 में मिलिट्री गवर्नमेंट पावर में थी, तब भी नहीं वो जो है उनके एहतशाम ज़मीर साहब हुआ करते थे ISI के, जो कहते थे ये सारा ये असेंबली मेरे इस फ़ोन में। तो मसला ये था कि वो सेल फ़ोन का क्या हुआ वो बाद में। इसी तरह से ज़ियाउल हक के ज़माने में 85 में नॉन पार्टी उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया था, यहाँ तक कि नॉन पार्टी इलेक्शन कराया। उसके जो सारे जो ओपनिंग प्लेयर्स थे जिसमें राजा ज़फ़रुल हक भी शामिल थे, वो भी डिफीट खा गए थे। तालपुर अली अहमद तालपुर हुए, काजी आबिद हुए, सारे के सारे नाम थे। और वो जो पार्लियामेंट में वजूद में आई थी वो एंटी ज़ियाद पार्लियामेंट बन के आई थी, जहाँ फ़खर इमाम जो है जीते, ख्वाजा सफदर हार गए। जी खुशामदीद। इनफैक्ट हम बात करते हैं इंसानी कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जी, जिसमें आज उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की और साथ में चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात भी हुई है। और उसके साहब उन्होंने ये कहा है कि एक तो जो फाटा के इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना है वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं, वो भी कहते हैं ट्राइबल्स को बुला के कह रहे हैं एल्डर्स को कि जी नेशनल इंटरेस्ट में क्या है तो आपको क्या करना चाहिए, एक ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी कुल कालादम तंजीम में उनके लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं। उस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहा कि हैं ऐसा भी कुछ हो रहा है, उनके नॉलेज में नहीं था। उन्होंने कहा जी हमारे नॉलेज में तो नहीं, अगर आपके नॉलेज में तो ज़रूर बताएं, हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है और मीडिया को भी बड़ी बुरी तरह मैनेज किया जा रहा है। आप इस इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? और ये साथ में ये भी कि नफरत अंगेज़ किस्म की तकारीर भी हो रही हैं, उसको भी रोकें, आपका एरिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि जी आपने पोलिंग बूथ के अंदर भी फ़ौजियों को तैनात कर दिया है, बाहर तो सिक्योरिटी रीजंस बनते हैं बट अंदर भी उनको आपने खड़ा कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते कि फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो एक तो ये बताइए कि जो आप ये रिपोर्ट आई इत्तेफाक करते हैं, जो कंसर्न शो किए गए बड़े जेन्युइन है आपके ख्याल में? देखिए उन लोगों का अपना एक डाटा कलेक्शन का वो ये कि तरीक़ाकार है और जाहिर है कि उसके लिए उसमें बहुत सारे रहमान साहब खुद भी बहुत सीनियर सहाफ़ी रहे हैं, तो उन्होंने अगर इस रिपोर्ट को पेश किया है और प्रेजेंट किया है तो चेक्स एंड डबल चेक्स किए होंगे। हमारा एग्री करना और ना एग्री करना मेरा ख्याल है इतना अहम नहीं है। सही मसला ये है कि जो प्लेयर इटसेल्फ, जैसे कि आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप खुद फरमा रहे थे कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या मुस्लिम लीग नून रिपीटेडली कहे चले जा रहे हैं, असद यार वली साहब कहना शुरू हो गए हैं, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान भी, मतलब अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कह रहे हैं, उन्होंने पहले से इतना शोर मचाना शुरू कर दिया। होता रहा है यहाँ पे, इल्ज़ामात लगते रहे हैं, 1990 में भी लगे, 1993 में भी लगे, लेकिन इस तरह डे टू डे नहीं होता रहा कि आप रोज़ाना मुस्तकिल बुनियादों पर आप ये कहते चले जाएं। बाकी जो मसला है वो
भाई सीधी सी बात है, आप उस बात को पसंद करें या ना करें, इलेक्शन कमीशन अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक बाकायदा सियासी जमात तस्लीम करके उन्हें एक इंतखाबी निशान अलॉट करता है तो आप उसे कलदम जमात नहीं कह सकते। दुरुस्त बात है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, मैं पसंद करूं या ना करूं, दुरुस्त बात। सिमिलरली अगर मिल्ली मुस्लिम लीग को तस्लीम नहीं किया गया तो उनके लोग अल्लाह अकबर तहरीक के नाम से पहले से मौजूद थी एक्चुअली एक जमात 2013 की, जिसके अंदर वो गए हैं, तो वो तो बैंड नहीं है ना, उसको क्या मुझे एतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो निशान भी दे दिए, उनके कागजात नामजदगी वगैरह भी जो है वो मान लिए, सही, लेकिन मुझे ये पैमरा के जरिए रियासत हुक्म ये दे रही है कि मैं उनकी तकारीर को ज़ेर बहस न लूँ। क्यों भाई? तब लोगों ने वोट कर सकते हैं पर उनकी तकरीर टीवी पे हम नहीं चला सकते। हाउ ये अजीब स्ट्रेंज सी इज बात दैट, है वाकई ना? में। ये मुझे वो भी किसी कानून के तहत कह रहे हैं सर, उनके पास जब आप बाजार मांगेंगे तो अगर एक अगर वो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर आप उनको कैसे, और वो जलसे में उसकी तकरीर जो है वो कानून, देखिए जो बात मैं इस वक्त यहाँ पे कह रहा हूँ, यही बात मैं अगर पब्लिक किसी मीटिंग में भी कहूँगा तो जब भी कानून के मुताबिक होगी ना। सही, ये तो नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ और कहीं और कह दूँ तो जी वो खिलाफ कानून हो गई। ये मुझे समझ आ रहा है। सबसे दो चीज़ों में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो जो है इलेक्शन कमीशन पे यकीनन एक सवालिया निशान ज़रूर है कि जो है जब आपके कानून में आपके जो है नेशनल इलेक्शन प्लान का ये हिस्सा है कि वो जमातें जो कि हेट जिनका पे है, एक सेक्टेरियन हेट्रेड फैलाती हैं, उनको आप इजाज़त नहीं देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर लब्बैक पार्टी की बात है, वो कालेदम पार्टी नहीं है, लेकिन ये बात ये हकीकत है कि उसकी पूरी सियासत एक जो है जो कातिल था जिसको सज़ाएं दी गई है उसके ऊपर चल रही है। तो एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये कम से कम पूछना चाहिए था कि जो है आपका ये जो तकारीर हैं वो किस दायरे में आती हैं, क्या वो आइन के किसी कानून के तहत आती हैं या नहीं आती हैं। मसला ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि लब्बैक पार्टी का शायद पेमरा के कानून के तहत ये है कि आप नहीं दिखा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मसला ये आता है कि जब उसको आप जो है इलेक्शन करने की इजाज़त देते हैं, जब उनको जलसे आम करने की इजाज़त देते हैं, तो एक अजीब सी बात हुई कि आधी पाबंदी लगा दी और उसके बाद उनको इजाज़त भी दे दी है कि जो भी चाहें, और तकारीर अगर आप सुन लें उनकी तो फिर वो आपके जो है जो भी आपके जो है इखलास मुल्क के अंदर जो वाक़यात होते हैं उसको बढ़ाने में काम। तो दूसरी तरफ और भी है, इसके अलावा भी एक बात है कि जो वो तंजीमें जो कि कालादम करार दी गई हैं, फिर उसके बाद एक और कानून भी आया था, उसमें यह कहा गया था कि जो कालादम जमातों के जो लीडरान या अहदेदारान रहे हैं वो भी किसी नाम से नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से लूपहोल थी, एक लकुना था कानून में कि जो है जो लोग पाबंदी लग जाती थी उनके नाम जो है दूसरे करते। अब एक खबर है और जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक आदत सी हो गई कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स अगर छपी है तो फिर वो खबर होती है। तो उसमें जो है जब इन्होंने एक क्या है कि औरंगजेब फारूकी जो कि लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पे है पार्टी, वो खड़ा हो रहा है, और ऐसे कई नाम जिसको हम भी जानते हैं जिसका जिक्र इसमें भी आया है जो कि शेड्यूल 4 में वॉच लिस्ट में मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल किया जा सकता है कि वो किस तरह से इलेक्शन और सिर्फ वो वॉच लिस्ट में नहीं है, जिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको 4th शेड्यूल से निकाला गया है इलेक्शन से पहले। और मिली मुस्लिम लीग जो थी उसको क्योंकि इंटरनेशनल इशू था तो उधर एकदम रियासत को ख्याल आ गया और हाई कोर्ट भी चले गए ये कहने के लिए कि आप इनको इजाज़त मत दें इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। मगर तहरीक लब्बैक पे क्योंकि अभी तक कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है तो वो कर दें। तो यही तो मसला है कि हमने फिर ये कैसे टेररिज्म का इशू हल करना है, क्योंकि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस पे इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो वो बहुत उसको आप इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें। जो बाकी लगे हुए हैं और हेट स्पीच कर रहे हैं और सेक्टेरियन वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने अंडर तो आ गए ना। और बाय द वे और फिर बात यहाँ सिर्फ खत्म नहीं होती। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वन डजंट वांट टू ब्लेम द पॉलिटिशियंस, बट आप मुझे बताएं कि इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाके इस वक्त अलायंस नहीं कर रहे हैं। मतलब पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, दे आर ऑल डूइंग इट। जी अस्सलाम वालेकुम मानसेरा से।
वालेकुम अस्सलाम जी, आतिफ बात कर रहा हूँ सर। जी जी फरमाइए, क्या कुछ सवाल है आपका? जी सर, सवाल ये है, मेरा तमाम सियासी दर्शकों से सवाल है जी। जी सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान जो इलामा इकबाल की सोच थी कायद-ए-आज़म ने हासिल किया ला इलाहा के नाम पे, ठीक है, इसमें कहीं मुझे ला इलाहा नजर नहीं आ रहा किसी जगह पे, ठीक है, किसी जगह पे भी कोई सियासी पार्टी है उसको कोई मंशूर नहीं है ला इलाहा के मुताबिक, और हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी अपनी, ये तो हम और गुमराही में जा रहे हैं और हम अंधेरे में जा रहे हैं, इस तरह तो हमारी कौम और खराब होगी। नहीं, आपने तहरीक लब्बैक का नहीं मंशूर पढ़ा? नहीं सर, तरीके लब्बैक से मैंने मंशूर सर, मैं नहीं इस तरह की बात। अच्छा नहीं, आप ये देखिए, आप नहीं, आप पढ़िए जमात इस्लामी का मंशूर पढ़िए। इस्लाम है सर, नहीं वो उनका तो MMA सारी बन गई, बल्कि तमाम मजहबी कुव्वतें यकजा हो गई हैं दोबारा। और वो वही, अगरचे जब अल्लामा इकबाल जिंदा थे और कायद-ए-आज़म जिंदा थे तो इनके असलाफ उन पे कुफ्र के फतवे लगाते थे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप, और वैसे अल्लामा इकबाल ने एक तसव्वुर पेश किया था, उन्होंने ये तो भी फैसला नहीं किया था कि पाकिस्तान जो है उसमें कैसा वो सियासी निज़ाम हुकूमत क्या होगा। कायद-ए-आज़म ने अलबत्ता कहा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का तसव्वुर पेश किया था उसको तो वो कहते थे कि ये तो यानी काफिर आज़म का इन्हें लक़ब दिया था इन लोगों ने। अब पता नहीं मुझे, आपको दूसरी बात और है कि आप ये क्यों कहते हैं एक मुसलमानों का मुल्क है, तो हर कदम पे आप अपने आप को जो है मुसलमान जाहिर करने के लिए क्यों ज़रूरी है कि ये चीज़ करें? आपको जो है ये लगता है कि कोई ऐसी जमात आप बता दिए जिसने अपने मंशूर में कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की हो? असल चीज़ तो यहाँ आती है। अच्छा भैया एक मिनट, अब ये तो हमने वो बात कर ली, लेकिन मैं एक बात का आपसे गिला करूँगा। जी सर, देखें, ये बदकिस्मती है, हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं ना, हम लोग भी अपने बेतासुबात के असीर, हम लोग नाम नहाद लेफ्ट लिबरलिज्म की बातें करते हैं, कोई तरक्की पसंदी वगैरह। ये आपने सबके बिहाफ में कैसे बात कर? सर कल से कम मैं आपके बारे में जरूर कह सकता हूँ कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं और समझते हैं कि एक जमात जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी वैलिडेट किया है वो खड़ी है, तो कोई अर्ज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में आइन और कानून है, आइन और कानून के मुताबिक तहरीक लब्बैक, अल्लाह अकबर, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन, देखें इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी। अच्छा, और आज मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई, देखें हमारी यही कोशिश होती है ना कि जिनको हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो लोग हथियार फेंक कर मेन स्ट्रीम हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। बड़ा वाक़या हुआ है कि देखिए, आज फजलुर रहमान खलील साहब हैं, उनके बारे में ये बता सकेंगे, वो असद उमर साहब के हिमायती हो गए, इंतखाबी दफ्तर गए और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। मैंने जो असद उमर साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे ये लिखा है कि खाली हमायत नहीं बल्कि वो अब अगर वो मेन स्ट्रीम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा आप देखिए कि इसमें कॉर्पोरेट इंटेलिजेंट यानी कॉर्पोरेट विजडम और जी फजलुर रहमान खलील साहब का वर्ल्ड व्यू, ये मिलकर मेरा भी एक दहशतगर्दी कि अगर मतलब कि रहमान साहब किसी भी दफ्तर में चले जाते और कहते कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करना है, उनको इनकार कौन कर सकता? मतलब कि अब ये भी तो देखे ना, ये हमारा मैं बात करता हूँ ना, फिर आप कहते हैं कि मैं आप लोगों को कहता हूँ आप मुतासिब हैं। अच्छा, गुजरावाला भाई एक आदमी मेन स्ट्रीम हुआ है, आप उन्हें वेलकम करें। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? मेन स्ट्रीम का मतलब ये कि जो इमरान खान साहब की सोच है, हाँ, वो उन्होंने उसको जाहिर है अच्छा, उन्होंने अप्रूव किया। बाकी सारी इमरान खान के साथ आप खलील, आप देखिए कि इमरान खान, इसलिए इमरान खान आप लोगों को खूनी लिबरल कहता है। सही कहता है। कॉलर सुन ले, गुजरावाला जी। जी अस्सलाम वालेकुम गुजरावाला। जी 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 गुजरावाला से गुजरावाला, हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर मैं एक तो डॉन न्यूज और डॉन न्यूज के एंकर को सलूट करता हूं कि आप बड़ा बैलेंस प्रोग्राम करते हैं, बैलेंस न्यूज देते हैं।
آپ سوال کریں جی بالکل. جی سوال میرا یہ ہے کہ ہم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ سیگمنٹس آف میڈیا اور ایک لیڈر عمران خان کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے وقت میں خانہ جنگی ہو جائے گی. وہ خالی خان صاحب کی وجہ سے کیوں؟ یہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. جی خان صاحب کی وجہ سے، اس وجہ سے جس بندے کا اتنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، بولٹ اس کا اتنی آپ کی رائے ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے بلکہ سوفن کر رہے ہیں لوگوں کو. آج فضل الرحمان خلیل صاحب ان کے حمایت میں آئے ہیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے. لیکن نصرت صاحب الیکشن کمپین کے دوران آپ کو بلاول بھٹو جن کا تجربہ سیاسی بڑا کم ہے لیکن انہوں نے بڑا تدبر دکھا ہے، جس تک انداز کی وہ تقریر کر رہے ہیں میرے خیال میں شاید نہ تو عمران صاحب کر سکے نہ شہباز. میں مانتا ہوں لیکن اسی لیے اس بیچارے کا دور نہیں لگنا. بریک کے بعد ان کی والدہ کے قاتل تو ان کی جماعت میں نہیں آ سکتے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن اشیات میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. زاہد صاحب آپ ہمیں کچھ بتانے والے تھے اباؤٹ الیکشن الائنس. وہی بات جو نصرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مذہبی جماعتیں بالخصوص قلعدم تنظیم اگر مین سٹریم ہو رہی ہیں تو آپ کو فکر کس بات کی ہے، گلہ کس بات پر؟ بالخصوص فضل الرحمان خلیل کی بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن بھی کیا ہے، NA54 سے اسد عمر صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. کچھ بیک گراؤنڈ سے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی یعنی اگر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں، اگر وہ اپنے آپ کو وہ کرتی ہیں، قانون کے تحت آتی ہیں، تو ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کرائٹیرین بہت ہی مختلف ہیں. ہمارے قانون، میں تو صرف اپنے قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی جماعت، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو ہے چونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ان کو تو مین اسٹریم میں لانا چاہیے. بات یہ ایک اور چیز بھی آپ کے قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگی. تو یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی بھی ان کے نعرے جو ملی پارٹی کے ہیں وہ جو ہے بالکل وہی ہے کہ ہمارا ایک جہاد کا جو ہے ان کا تصور ہے. اب فضل الرحمان خلیل کی بات آتی ہے. یہ ایک پرانے جہادی ہیں جن کا جو ہے ایک پس منظر ہے افغان جہاد کے زمانے سے. اس کے بعد بھی جو ہے یہ مستقل کسی نہ کسی وہ ایک لحاظ سے جہاد میں شریک رہے. ان کی سب سے زیادہ جو ایک لحاظ سے جس کی وجہ سے فیمس ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ 1998 میں اسامہ بن لادن نے ایک فتویٰ پہلے جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا، وہی جہاد کا اعلان جو کیا تھا انہوں نے گلوبل جہاد کا، اس کے ایک سگنیٹری فضل الرحمان خلیل صاحب بھی تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ جب کھوس پہ جب کلنٹن کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک راکٹ کے حملے ہوئے تھے کھوس کے جو کیمپ تھا وہ اس کے فوراً بعد ہوا تھا جب ایسٹ افریقہ میں امریکن ایمبیسی جب آپ بامبنگ ہوئی تھی تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا تھا. اس میں جو کھوس میں اس ٹریننگ کیمپ، اسامہ بن لادن تو خیر وہاں سے نہیں تھے، غائب تھے، لیکن وہاں پہ جو لوگ جن مارے گئے تھے ان کی اکثریت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کی تنظیم سے اس کا تعلق تھا. اور وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد یہ تھے. اب مسئلہ یہ آتا ٹھیک ہے بہت خوشی سے مین اسٹریم ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک سوال ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کیا ایک آئیڈیالوجی جو ان کی تھی جہاد کے بارے میں جس کے متعلق یہ تھا گلوبل جہاد کی بات کرتے تھے، یہ تمام چیزوں سے بھی وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر چکے ہیں، اس سیاست پہ علیحدہ کر چکے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا سوال آتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج انہوں نے یہ تحریک کے انصاف میں تو ہوئے، لیکن کل اگر PMLN میں اناؤنس کرتے تو کیا اس کی مخالفت کی جاتی؟ نہیں، وہ لوگ لیتے کیونکہ ہمارے اگر سعودی ولی عہد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا تو میرے خیال میں اب وہ تنظیمیں جو مین سٹریم ہونے جا رہی ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ یہ ایک اس طرح کا جہاد نہیں تھا بلکہ شاید کہیں امریکہ سے، جیسے کہ سعودی ولی عہد نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، ان کا کہنا تھا
पिछले दिनों जब उनका इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा था कि उनके कहने पे हमने शुरू किया था। मासूम थे वैसे, यानी सऊदी तो मतलब कहने पे भी चाहिए कि अगर कह दे तो हम बाहर अब अपनी मतलब कि यार्ड स्टिक आप इधर से सेट करेंगे। सऊदी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं, वो बेशक जो मर्जी कहते फिर वो तो फिर अपने लोगों को उठा के रिट्स में बंद भी कर देते हैं और उनसे पैसे भी निकलवा लेते हैं। हमसे तो 4 अपार्टमेंट्स नहीं निकाले जा रहे। कमाली की बातें कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? बट इसके अंदर आप देखें कि इशू थोड़ा ये भी है कि एक तरफ हम एक इलेक्शन में जा रहे हैं जो अभी से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही हम HRCP की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, शाह जी ने उस पर कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह इस दफ़े बात कर रही हैं वो पहले कभी नहीं हुई। तो उसके अंदर फिर ऐसे मतलब कि हु इज़ इनकरेजिंग दीज मिलिटेंट्स और सेइंग कि आप इस तरह की करें। आज तक कभी नहीं सुना कि ये खलील साहब जो हैं इन्होंने कभी किसी मेन स्ट्रीम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया हो या किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट किया हो। तो आगे कितना इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ है, उसके अंदर क्या ज़रूरत है ऐसे स्टेप्स की? असद उमर साहब ने ये क्या इलेक्शन हार जाना था अगर ये साहब ना खुद गए, इन्होंने कभी नहीं किया। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या? AWSJ के पास मतलब के सारे जाते हैं, क्या नहीं ना, मतलब बाकी लोगों को आप ये लीवे दे रहे हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तकाज़ों के मुताबिक लोकल अलायंसेस और अरेंजमेंट्स करें। सही। असद उमर साहब के एरिया में जहाँ से उन्हें वोट चाहिए, गोलड़ा भी आता है, गोलड़ा में रहते हैं, इनका मदरसा वहाँ है, इनका नेटवर्क है वहाँ पे गोलड़े के खान इनके मुकाबले पे हैं, अब्दुल खान। तो अब एक अच्छा उनको एक बेस मिलेगी। अच्छा दूसरा एक सेकंड, सरगोदा भी कॉल आ गई। आप असद जी सरगोदा जी, अस्सलाम वालेकुम सरगोदा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए सर। मैं नुसरत जावेद साहब से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए सर, फरमाइए। नुसरत जावेद साहब, सबसे पहले तो सलाम मुश्ताक मिनाज साहब के रेफरेंस से आप भैया आपका सबसे पहले गुफ्तगू कर लेना, आप छोड़े ना इतना डाखाना ना मिला। नुसरत जावेद साहब, सबसे पहले आप ये पूछना था, ये फजल रहमान खलील साहब वही है ना जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के कारगिल पे ब्रीफिंग दी थी? और दूसरी बात सर, क्या की थी नवाज शरीफ साहब को? कारगिल पे ब्रीफिंग दी थी। हाँ जी। अच्छा, तो ये पूछना ये चाह रहा था कि आज यहाँ किस वजह से पहुंचे हैं? नहीं, कारगिल पे इन्होंने गालिबन कोई ब्रीफिंग नहीं दी थी। ये कहा जा रहा था कि शायद इनके भी कुछ लोग, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में ये कहा जा रहा था कि उसमें मुशर्रफ साहब के लोग नहीं हैं, कुछ जिहादी लोग गए हुए हैं, तो इल्ज़ाम ये था। लेकिन मैं जो हूँ, मैं ये देखिए जी, असल में मैं जो बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सर, ज़रा थोड़ा सा ठंडे थोड़ा आप मुझे बताइए, गुलबदीन हिकमत यार क्या ग्लोबली दहशतगर्द नहीं करार दिया गया था? अब वो अफगानिस्तान में है ना, बिल्कुल ऐसे उनकी जमात इलेक्शन भी लड़ना चाहती है, बिल्कुल ऐसे। आज सारी छोड़ दें सर, कल मेरे भाई ट्रंप ने ऐलान किया है हम बरह रास्त तालिबान से बात करेंगे। जब ट्रंप जिसने डिक्लेयर किया हमारे खलील वगैरह, यानी खलील साहब टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, वो खुद जब तालिबान से बात कर रहा है तो हम क्यों ना करें? और ख़ास तौर पर उनका आना, देखिए मैं तो समझता हूँ कि खान साहब तो बहुत अच्छा इज्तिमा बना रहे हैं। सही। खुद वो बाबा फरीद जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये फ़िरका वारियत का एक मसला है ना सर। जी। खुद वो दरगाह जाते हैं वहाँ पे बाबा फरीद की, ठीक, फूल वगैरह लगाते हैं। दूसरी तरफ वो जिनको सलफ़ी कहा जाता है, इंतहा पसंद किया जाता है, वो भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो इतना अच्छा, और साथ में मेरी कॉर्पोरेट विजडम भी है। अब उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि खान साहब अब वज़ीर आज़म बनते हैं जुलाई में, अगली क्या वो फरवरी में है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? नहीं अभी है ना, थोड़े सितंबर में, चलो अगस्त के फर्स्ट में हो गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं कि जी ये लोग जो तो अल्लाह अकबर तहरीक में आ तो अगर इनको ले जा, तो ये तो सिर्फ इमरान साहब कह सकते हैं ना कि डाल के दिखाओ मुझे ब्लैक पे, व्हाई नॉट?
यस, वो कहाँ से ब्लैक पे आ गए? खान साहब देखिए उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि जब वो सबको मेन स्ट्रीम करेंगे तो लोग पीटीआई को ब्लैक लिस्ट पे डालने की कोशिश अरे नहीं भैया, वो कहेंगे हाउ डेयर यू पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे डाल दें। देखिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो बैनुल अक़वामी तौर पर इस मेन स्ट्रीमिंग को सेल कर सके। सही, मेरा ख्याल है इस वजह से इस तरह अच्छा हुन तुसी ज्यादा ही कोई चले आप साइड अगर हो ना गए हो, माने। मेन स्ट्रीमिंग सेल और करेंगे, सेल हो खान साहब जाएगा। कैसे ब्रेक के बाद क्या वापस बातें आप कर करें? रहे चले हैं आप शादी? मज़ीद elaborate कीजिएगा। खैर आई लुक एट इट आना वेरी चाहिए। होपफुली। मैं तो नहीं, बात आप यही है कि फिर मतलब हम- कि आप होप रखने होप पे ब्रेक के दोस्तों बाद मैं आपसे इत्तेफाक तो करता हूँ, आप- छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के तो बाद मैं आते भी हैं। तो ये कह सकती अगर हूँ ना कि आप- मैं आपसे अग्री नहीं कर रही आप हूँ। जरूर ना करें। हाँ, वही तो मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर काउंटर रही हूँ। आर्गुमेंट आपसे लेंगे, अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट है तो ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बताइएगा कि मेन स्ट्रीमिंग कैसे हो सकती है अगर करनी भी है तो। थोड़ा सा ब्रेक। ख़ुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुश आमदेद। आरफा आपकी तरफ आते हैं। नुसरत साहब का जो एक आर्गूमेंट था कि मेन स्ट्रीमिंग यही एक तरीका है, और अगर ऐसे करेंगे तो जब FATF का इजलास होगा तो खान साहब खड़े होकर कहेंगे कि ज़रा जुर्रत है तो करके दिखाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो। हम इन लोगों का मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई दहशत गर्द है या किसी और मुल्क में जाकर गड़बड़ कर रहे हैं? तो आप कहते हैं कि नहीं ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो बताएं फिर कौन सा तरीका? तो फिर नेशनल एक्शन प्लान को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें और ये कहना बंद कर दें कि नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंट नहीं हम करते और हम हाफ हार्टेड हैं और हम एक चीज़ करते हैं। देखिए मेन स्ट्रीमिंग करनी है, या जो अफगानिस्तान का एग्जांपल शाहजी दे रहे थे जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती कि उन्होंने तो एक जो कोहेरेंट पॉलिसी दी है वो सबके सामने है कि गुलबदीन हिकमत यार को उन्होंने ले लिया है हुकूमत में, और वो कहते हैं कि अगर कल को हम अफगान तालिबान से भी बात करेंगे तो वो इसीलिए करेंगे ना कि उनको काबुल में फिर वो बिठाएंगे और हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने किसको मेन स्ट्रीम करना है और किसको मारना है और किसको फांसी चढ़ाना है? मजाक बनाए हुए खान साहब भी रोज़ उठ के कह देते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंट नहीं हम कर रहे, तो आपने मेन स्ट्रीम ही करना है तो फिर नेशनल एक्शन प्लान पे क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है? फिर आप मेन स्ट्रीमिंग करें, उठाए उसको फेंके। फिर ये भी नहीं करना चाहिए था कि जो FATF की जब रिव्यू हो रहा था तो उससे 2 दिन पहले हमने छापे मारने शुरू कर दिए जमात दावा की बात दावा के दफ्तर पे, वो क्या फलाह इंसानियत के दफ्तर पे, वो क्योंकि मिक्स्ड मैसेज जा रहा है ना, बट अभी फैसला कर लेना कि क्या करना है हमने। हम कभी एक आदमी पे कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, दूसरी पे हम कहते हैं कि कानून और सख्त बनाएं, फांसियां दें, तीसरे पे हम कहते हैं कि वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं हो रहा, मस्तूंग में करें, फिर मस्तूंग में भी चलें, सारे चलते हैं, मेन स्ट्रीमिंग करते हैं। कराची से कॉलर आ गया सर, दूसरा साहब सवाल जी कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं ये फरमाना चाह रही हूँ कि आखिर नवाज शरीफ के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहे? क्या दूध का धुला हुआ इमरान खान है? नहीं वो अच्छा, वो इस वक्त आपको लग रहा होगा ना, चूंकि बड़े फोकस हैं वो, तो एक मरतबा खान साहब को वजीर आजम बन लेने दें तो शायद इनकी भी बारी आ जाएगी, तो इसलिए मत बोलिए, तो ऐसा परेशान ना हो। यहाँ पे वजीर आजम का होता। अच्छा जी, मैं आपके जज्बात का बिल्कुल एहतराम करता हूँ, आपकी सोच है, लेकिन ये होता है इस तरह, यानी इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये सियासत धंधा ही ऐसा है, झूले की तरह होता है, कभी अरूज होता है, कभी जवाल, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं। कराची से एक और कॉलर है नुसरत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी फरमाइए। ये नुसरत जावेद साहब, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अच्छा नुसरत जावेद साहब, अभी आप कुछ देर पहले प्रोग्राम देख रहा था, आप कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को 40 सीटें मिल रही हैं, वो फिर नहीं, मैंने ये कहा भैया कि तारिक चौधरी साहब ने एक कॉलम में लिखा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब अपने अंदरूनी हलकों में ये कह रहे हैं। मैंने एज नुसरत जावेद नहीं कहा सर। हाँ जी, सवाल क्या है आपका? जी जी, फिर सवाल मेरा यही था कि अगर नुसरत जावेद साहब ने कहा है तो क्या इनको क्या खलाई मखलूक ने ये बात बताई? ये तो उन्होंने तो नहीं भैया कहा। मैंने तो कहा ही नहीं ना, तो इसलिए आपका तो सवाल इसलिए रेलेवेंट। मैं सिर्फ एक से फर्ज करना चाहता हूँ। देखिए ख्याल ये है कि अगर भैया बहुत एहतियात से करते रहना चाहिए, अगर
انتخابات کے بعد عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوئے تو لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان کے وزیر خزانہ ہوں گے. اچھا یہ زیادہ تر یہ میرا خیال ہے وہ خود بھی کہتے ہیں, وہ خود عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. اچھا وہ خود بھی کہتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ FATF کے اجلاس پہ نہ آپ نے جانا ہے, میری بات تو جی بالکل صحیح ہے, نہ آپ نے جانا ہے بھیا, نہ میں نے جانا ہے, نہ زاہد بھائی نے جانا ہے, نہ عارفہ نے جانا ہے, اسد عمر نے جانا ہے. ارے بھیا مستقبل کا وزیر خارجہ جائے گا نا, سوری خزانہ. اب ان کے دفتر آئے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ ہے, انہوں نے کوئی وار گیمنگ کی ہوگی نا اسد عمر صاحب نے. اچھا آپ کے خیال بس اجلاس کو رکھ کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. کیا ان کے ذہن ہوگا, وہ بھی ہوگا, باقی چیزیں ہوں گی. اب آپ یہ دیکھیے, آپ اگر ایک کارپوریٹ وزڈم کا اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے, وہ اپنے مثال ہے. شاہ جی آپ بڑی زیادتی کریں, میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو کارپوریٹ ورلڈ سے نا کچھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے, آپ میرے ساتھ ہونا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ, میں بالکل نہیں کر رہا, آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں پھنس گئے, کہ خونی لبرلوں کے بیچ میں پھنس گئے. اب سرگودا سے کالر آگے, ان کی بھی سن لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میرا ایک مالیاتی ادارے سے تعلق ہے اور میں یہ سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے پاس 131 اشیاء کی لسٹ آئی ہے جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے, بینکوں نے, یہ اسٹیٹ بینک نے شرط لگا دی ہے کہ 100% کیش مارجن کے بغیر آپ ان کی ریمیٹنس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانے میں ہمارے اتنے بھی ڈالر نہیں رہے کہ ہم پہلے ڈالر لیں گے اور اس کے بعد اس روپیز کے ڈالر بنائیں گے اور پھر اس ڈالر کو باہر بھیجیں گے. یعنی کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو زیرو لیول پہ رکھنے کے لیے ڈالر کی اماؤنٹ کو ہم پہلے جو امپورٹرز ہوں گے ان سے کیش لے کے ڈالر بنائیں گے اور اسی کیش کو ہم واپس بھیجیں گے. تو سر یہ میرا ریکویسٹ یہ تھی کہ ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں, کوئی چینل کوئی چیز اس بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. نہیں سر ہم لوگوں نے, اچھا نہیں سر آپ نے شاید ہم لوگوں کو دیر سے جوائن کیا, ہم لوگوں نے یہ بات میرا خیال ہے اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہی ہے کہ جس طرح اکنامک جو سچویشن بڑھ رہی ہے اس کا بھی ہم لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ جس کی بھی حکومت ہوگی, جس طرح خالی, بلکہ زاہد صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ صرف ڈالر کی قیمت ہی نہیں اور بھی ایشوز ہیں جو کہ جیسے آپ نے جیسے ایک ڈیٹیل بتائی, تو اس طرح کی بہت ساری یقیناً جی بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن میں دوبارہ جو اپنی بات پہ آنا, یہ ایشو بھی پھر اسد عمر صاحب ہینڈل کرنے کے لیے, ارے اس سے پہلے اسحاق ڈار کو واپس نہیں آنے دینا چاہیے فور دس ریزن جو ہماری اکانومی کا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو دو باتیں ہیں, یا تو یعنی ماشاءاللہ چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میری ذاتی دوستی ان لوگوں کے ساتھ بہت پرانی, ان کا یہ خیال ہے کہ میں میرے سے زیادہ پرانی کیسے, میں اتنی بوڑھی نہیں ہوں شاہ جی. یار بھائی تو آپ یہ مت کہیے گا ان کو میں گود میں کھلاتا تھا تو اس وقت سے میں جانتا ہوں. اور یہ چلو یار, یورپ سے کالر ہے, فرانس سے کالر ہے, فرانس سے کالر ہے جی, بات نہ کریں. جی وعلیکم السلام. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کال کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت میرا اور پہ ایک سبجیکٹ تھا, تو میں نے نصر صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے ہماری قوم تو نہیں ہے, ایک ہجوم ہے, لیکن یہ جو ہجوم ہے بابا جناح کی ہی روحانی اولاد ہے. کیا ان کے حقوق برابر نہیں ہیں جو کوئٹہ میں اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ جی بھیا ہم نے کل اس کے بارے میں کوئٹہ میں نہیں مستوم میں ہوا, ہم لوگوں نے باقاعدہ ہم لوگوں نے کل بلکہ اس بارے میں, ایک منٹ سر آپ ہم پہ وہ غصہ نکالنے کی بجائے ہم نے کل باقاعدہ بلکہ داد فریاد یہ کی کہ ہمارے جتنے بھی ٹاپ کے لوگ سیاستدان ہوں یا دوسرے وہ کوئٹہ جاتے ہیں, رئیسانی صاحب کے گھر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کے ساتھ افسوس کا, وہ بہت بہادر آدمی, ان کو ان کی شہادت کا بڑا مقام ہے, لیکن اس گاؤں میں بھی تو جایا جائے جہاں پر کہ کم از کم 200 گھرانے وہ جو ہے نہیں. اس کے علاوہ بھیا جن کے زخمی ہوئے ہوں گے اکنامک پھر اس کی کاسٹ کہ وہ کس طرح بیچارے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی پسماندہ یعنی بہت ہی یعنی مارجنلائزڈ لوگ تھے. تو
तो वो किस हाल में हैं हमें वो ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि इन दोनों हजरात की बात पे एतबार न करें। मैं जेन्युइनली एडमायर करता हूँ जिस अंदाज में असद उमर साहब ने उनको मेंशन। इसी पे क्लोज करेंगे अब मेरे ख्याल में, ताकि मजीद एडमिरेशन की गुंजाइश बचे नहीं इधर। चलें जी, थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट। 7 बजे फिर कल हम आपके साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।